गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते। स्टोरी नीड यू। तू क्या जाने मेरे इरादे। थप्पड़। अभय की कार इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों पर दौड़ रही थी। चेहरे के भाव ऐसे थे जिन्हें बयां तक कर पाना बेहद मुश्किल था। दिल इस कदर दर्द और नफरत की भावना में झुलस रहा था जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, और उसकी आंखों के सामने बार बार माया का वो रोता हुआ चेहरा आ रहा था। आज जो माया ने हरकत की थी उससे अभय की मोहब्बत शर्मिंदा हो चुकी थी, और इस कदर शर्मिंदा हुई कि अभय आज खुद से नजरें मिलाने के काबिल ना रहा। ये सोच सोचकर उसका दिल जला रहा जा रहा था कि भला कोई उसकी मोहब्बत की इतनी घटिया कीमत कैसे लगा सकता है। माया ने सोच भी कैसे लिया कि वो उसके जिस्म का भूखा है। हाँ, वो उससे नफरत करता है। हाँ, उसे जाहिर करना था अपने क्रोध को। वो डराना चाहता था माया को, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसे माया के जिस्म की भूख थी। मैं आपको जानवर बनते नहीं देख सकती ठाकुर साहब, इसलिए आज मैं खुद आपको वो हक देती हूँ जिसके बदले आप अपनी नफरत की आग बुझाएंगे। और ये कहते ही माया ने वो किए जिसे देख एक पल को खुद अभय हिल गया, क्योंकि माया ने अचानक से उस चादर को अपने जिस्म से निकालकर जमीन पर फेंक दिया था। अभय की नजरों के आगे बार बार ये मंजर कौंध रहा था, और जब जब ये नजारा उसकी नजरों के आगे आता तब तब उसके जहन में तूफान उठ जा रहा था। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। और यहाँ माया इस वक्त बेसुध जमीन पर पड़ी थी। बदन पर काले रंग का घेरदार सूट था, सिर बिस्तर से टिका रखा था और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन चेहरा खामोश पड़ चुका था। मेरी मोहब्बत की बहुत छोटी कीमत लगाई आज तूने मोहतरमा। आज सच में मुझे हरा दिया तूने। ये कहते ही अभय ने एक झटके में उसे खुद से दूर किया, जिस कारण उसके कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गए और माया दर्द भरी नजरों से उसकी आंखों में देखती रह गई। माया की आंखों के सामने ये नजारा होकर गुजर गया। उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था जिसकी कोई थाह नहीं। एक तरफ माया और दूसरी तरफ अभय। दोनों का दिल बिखर चुका था। उनकी मोहब्बत इतने दर्द भरे मुकाम पर आ चुकी थी जिसने दोनों के जज्बातों को तार तार कर दिया था। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। अभय की गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। हाथ में शराब की बोतल थी जिसे अपने होंठों से लगाए वो उसके हर घूंट पीता जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया। पर इससे पहले कि कोई अनर्थ होता, अभय ने गाड़ी को संभाल लिया और तुरंत एक ब्रेक लगाया, जिससे बहुत बड़ी अनहोनी होते होते टली। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। और यहाँ माया के दिल की घबराहट अचानक से बेहद तेज हो गई, जिस कारण वो अचानक से जमीन से उठ खड़ी हुई और उसने अपनी नज़र सीधे दरवाजे पर डाली। लेकिन वहां कोई नहीं था, पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो ऐसा होने वाला था जो ठीक नहीं था। माया ने दोबारा अपनी नजरें झुकाई और एक दफा फिर मुड़कर खड़ी हो गई कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। मुबारक हो माया, सोच से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है तुमने अभय ठाकुर को। ये शब्द सुन माया के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने मुड़ने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इस शख्स की शक्ल से भी उसे घिन आती थी। और ये शख्स रंजीत था। रंजीत के होठों पर एक मुस्कान थी, और यही मुस्कान लिए वो सीधे माया के सामने आकर खड़ा हो गया। माया की नज़र जमीन पर झुकी हुई थी, जिन्हें देख रंजीत मुस्कुराते हुए बोला, सच में आज मन कर रहा है तुम्हें एक तोहफा दूं, क्योंकि अभय को जिस कदर तुमने तड़पाया है, जिसकी मैंने कभी नहीं उम्मीद की थी। अरे यही तो मैं चाहता था, और आज बिल्कुल वही हो रहा है जो मैंने सोचा था। नफरत शब्द भी कम होगा उस एहसास को बयां करने के लिए जो माया इस वक्त रंजीत के लिए महसूस कर रही थी। उसने एक बार के लिए भी अपने नजरें नहीं उठाई, और यहाँ रंजीत ने कहा, अब मुझे कोई शिकवा नहीं इस बात का कि तुम अभय की जिंदगी में दोबारा वापस आ गई, क्योंकि इस चीज ने तो उसे और ज्यादा तड़पाने का काम किया है, और मैं यही तो चाहता था, अभय की तड़प। पर तभी क्या हो रहा है यहाँ? अचानक से ये सख्त आवाज रंजीत और माया के कानों में पड़ी। रंजीत के चेहरे के भाव बदल गए ये आवाज सुन, और पल भर में उनका चेहरा पसीने से सन गया। तो यहाँ माया के होश उड़ चुके थे जब उसने ये आवाज सुनी। माया अचानक से मुड़कर खड़ी हुई और उसकी नजर गई चौखट पर खड़ी की उम्रदराज महिला पर ना टिकी। उस महिला ने इस वक्त लाल रंग राजस्थानी साड़ी पहनी थी, माथे पर काले रंग की मोटी बिंदी थी, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर बेहद सख्ती भरे भाव। माया ने अपना थूक निगल लिया उस महिला को देख, और वहीं वो महिला एक टक माया को घूरते हुए उसके करीब आ खड़ी हुई, और तभी एक थप्पड़ की आवाज उस कमरे में गूंज उठी। और ये थप्पड़ उस महिला ने माया के गालों पर मारा था, जिसके चलते माया का चेहरा दूसरी ओर झुक गया। और उस थप्पड़ के बाद वहां खामोशी फैल गई, सिर्फ खामोशी। अगली सुबह एक कार ने बेहद जोर से हवेली के आगे ब्रेक लगाया, जिसके रुकते ही उसमें से अभय बाहर निकला। उसके चेहरे पर इस समय ना नफरत थी और ना ही गुस्सा, पर घबराहट थी, सिर्फ घबराहट। वो लगभग भागता हुआ हवेली के अंदर आ पहुंचा और उसकी नजरें बेसब्री से किसी को तलाशने लगी कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई, जिसे तू ढूंढ रहा है वो यहाँ है। ये आवाज सुनते ही अभय का शरीर जल रह गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई तो उसके सामने वही महिला खड़ी थी जिसने रात गए माया पर हाथ उठाया।
और उस महिला के साथ माया अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। अभय ने दोनों पर अपनी नजर डाली और धीरे से उस महिला के पास जाकर खड़ा हो गया। आप यहाँ। सटाक। अचानक से ये आवाज उस हवेली के कोने कोने में गूंज उठी और ये थप्पड़ की आवाज थी जो कि इस बार अभय को पड़ा था उस महिला के द्वारा। अंडस्को एक कार सीधा किसी बड़े से होटल के आगे आकर खड़ी हुई, जिसमें से तुरंत अरमान बाहर निकला और दूसरी तरफ आकर उसने आयशा को खींचकर बाहर निकाला। तो वहीं आयशा ने जब खुद को उस होटल के सामने पाया तो उसकी आंखें फटी रह गई और इतने में ही अरमान खींचते हुए उसे अंदर ले जाने लगा। पिछली बार की तरह ये होटल आज भी खाली ही पड़ा था और सिवाय होटल के स्टाफ के यहाँ एक शख्स तक नहीं था। आयशा हैरानी से उस होटल को देखती ही रह गई कि तभी अरमान खींचते हुए उसे एक कमरे में लेकर आया, जिसमें आने के बाद आयशा का दिल धक्का रह गया, क्योंकि ये वही होटल और वही कमरा था जहां आयशा ने उस शख्स के साथ वो रात गुजारी थी। आयशा के दिल धड़कनें बढ़ गई और उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। वहीं इतने में अरमान उसके करीब आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर बोला, क्या हुआ? पुरानी यादें ताज़ा हो गई? आयशा को लगा कि अरमान उस याद की बात कर रहा है जब आयशा ने जिस रात खुद को उसे सौंप दिया था। आप यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? आयशा ने सवाल किया। तो वहीं अरमान मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ खड़ा हुआ और फिर उसके कानों के करीब झुककर बोला, यहाँ तुम्हारे सवाल का जवाब देने। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आयशा ने कांप रही लिबों के साथ कहा। तो वहीं अरमान ने उसके कानों के करीब और अधिक अपने होंठों को बांधकर कहा, यहीं पर हम दोनों एक हुए थे ना? ये सुन आयशा ने अपने हाथ उस शर्ट में जकड़ लिए जिसे इस वक्त उसने पहन रखा था। तो वहीं अरमान ने आगे जो कहा उसे आयशा के होश फाख्ता हो गए। और यही हमारी पहली मुलाकात हुई। अरमान के कहे इन अल्फाजों का क्या मतलब था ये आयशा की सोच से परे थे, लेकिन वो आवाज़ जरूर रह चुकी थी, जिस कारण वो एक झटके में अरमान की ओर पलटकर खड़ी हुई। लेकिन अरमान उसके इतने करीब खड़ा था कि आयशा की नाक उसके सीने से जा टकराई, जिस कारण उसने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए और निगाहों में अनगिनत सवाल लिए अरमान को देखने लगी। पहली मुलाकात? आयशा ने सवाल किया। तो अरमान के होंठों पर मुस्कान ने डेरा जमा लिया। हाँ, पहली मुलाकात, जिसके बारे में मेरी जान को कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि वो तो नशे में थी ना। और अरमान के इन चंद लफ्जों में आयशा की दुनिया इधर से उधर कर डाली। उसका शरीर कांप उठा और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। और इधर अरमान, वो अपना एक एक कदम आयशा के करीब बढ़ाते हुए बेहद गहरी आवाज में बोला, उस रात इसी कमरे में इसी जगह पर एक शख्स की बाहों में खड़ी थी तुम, और उससे मिन्नतें कर रही थी कि वो तुम्हारे करीब आए। बार बार, हजार बार बस ये लफ्ज दोहरा रही थी कि आई नीड यू। और जानती हो, उस लम्हे में तुमने बिना किसी इजाजत के उस शख्स के होंठों को चूम डाला। वो होंठ जिन पर आज तक किसी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी। वो उस शख्स के होंठ थे जिसने अपनी जिंदगी में तमाम जिस्म देखे पर किसी को भी ये हक ना दिया कि वो उसके होंठों को चूम सके, पर तुमने ऐसा किया आयशा, और ऐसा करके तुमने उस शख्स को पागल कर डाला। अरमान मात्र कुछ कदमों की दूरी पर था और आयशा का अब तक शरीर ढीला पड़ चुका था। उसके कहे एक एक लफ्जों को सुन धकने इस कदर रफ्तार में आ गई जिनके रुकने की कोई हद ना रही, और वो अपनी सांसें रोके खड़ी रही, इस सब में कि अरमान के आगे के शब्द क्या होंगे। और वही अरमान बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। तुम्हारे छूने भर से उस शख्स को यह एहसास हो चुका था कि तुम कितनी किस हद तक अनछुई हो। और वही वो पल था जब तुमने एक गैंगस्टर की जिंदगी में दस्तक दे डाली। और इस बार आयशा का तन बदन हिल गया और वो कांप उठी इस एहसास से जब उसे अरमान की बातों का मतलब समझ आने लगा। इधर अरमान अब आयशा के नजदीक आ खड़ा हुआ और अपना चेहरा झुकाकर उसने एक हाथ आयशा के चेहरे पर रख उसके होंठों को अंगूठे से दबाया और कहा, ये वही होंठ है जिन्हें चूमने के बाद उस शख्स के भीतर से हर जिस्म को छूने की तलब मिट गई। ये वही होंठ है जिसने उस शख्स के जहन से सुकून छीना जो खुद दूसरों का सुकून बर्बाद करता है। ये वही होंठ है जिसने पागल कर डाला। हाँ, ये तेरे पाकीजा होंठ करार ले गए उस दिल का। अपने शब्द खत्म करते करते अरमान की आवाज में अजीब सी गहराई आ गई। तो वही आयशा का चेहरा इस वक्त अश्कों से सराबोर हो चुका था। कौन है आप? डगमगा रही लबों से आयशा ने बमुश्किल ये सवाल किया, ये जानते हुए भी कि अब इसका जवाब उसकी दुनिया हिला कर रख देगा। और यहाँ अरमान के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने अचानक आयशा के होंठ छोड़ अपने कदम पीछे लिए और उसकी निगाहों में देखते ही देखते अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और उसे निकालकर जमीन पर फेंक वो पलट गया, जिसके साथ ही उसे अपने हाथ हवा में फैला दिए और बोला, क्या आप भी इस टैटू को नहीं पहचान पाई मेरी जान? अरमान ने कहा, जिसे सुन आयशा की नज़र उसकी पीठ पर बने उस चील के टैटू पर जा ठहरी और बस ये मंजर काफ़ी था उसके पैरों तले जहान छीनने के लिए। आयशा का पूरा जिस्म खामोश पड़ गया। एक एक कर उसके दिमाग में उस दिन की सारी छवि गूंज उठी जो काफ़ी वक्त से धुंधली पड़ चुकी थी और उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि किस चीज़ को उसने कहाँ देखा। लेकिन अब मानो उसकी नज़रों के सामने हर दृश्य चलने लगा। उस दिन आयशा का उस थकान से चूर नींद से जागना, जागते ही खुद को बिना कपड़ों के देखना
और फिर पूरे कमरे पर नजर डालने के बाद अचानक से किसी को बिस्तर पर अपने साथ महसूस करना, और ये महसूस करते ही जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा एक शख्स को जो कि पीठ के बल बिना किसी कपड़ों के अपना चेहरा दूसरी ओर किए लेटा था। और आयशा ये देख सुन्न पड़ चुकी थी। वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई और देखना चाहती भी नहीं थी, लेकिन उसकी नजरों में वो टैटू पड़ चुका था जो अरमान की पीठ पर गुदा था। और उसे बस एक नजर देख आयशा ने तुरंत अपना चेहरा मोड़ लिया और उस कमरे से भागती हुई चली गई, फिर कभी अपने अतीत के पास वापस न लौटने के लिए। लेकिन आज एक दफा फिर उसका अतीत उसके सामने खड़ा था, वो भी उसकी मोहब्बत के रूप में। आयशा के जिस्म में कोई जान ना रही तो वही अरमान मुड़ा और उसे देखते हुए उसके बेहद नजदीक आ खड़ा हुआ। आयशा की आंखों से इमोशंस फाख्ता हो चुके थे, पर अरमान के होंठों पर मुस्कान थी। उसने आयशा के जिस्म पर नजर डाली और फिर बेहद सनक से भरी आवाज में कहा, तू क्या जाने मेरे इरादे, तुझे पाने के लिए कितनों की कुर्बानी हुई। ये कहते ही अरमान ने एक झटके में आयशा के होंठों को चूम लिया। उसका एक हाथ आयशा की पीठ पर जकड़ गया और दूसरा हाथ उसने शर्ट के भीतर डाला और वो हाथ सीधा उसके सीने पर आ रुका। आयशा बुरी तरह से सिहर उठी तो वही अरमान ने उसके उस नाजुक हिस्से को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसके होंठों पर एक गहरी सांस छोड़ बोला, मेरी जान, तुम्हें छूने वाले पहले हाथ भी मेरे थे और आखिरी भी मेरे होंगे। ये कहते ही अरमान ने बेहद बेदर्दी से उसके जिस्म को अपने हाथ में दबा लिया और यहाँ आयशा कांप उठी। टॉर्चर दिल सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। आयशा के सामने एक ऐसी सच्चाई आई थी जिसे जानकर उसकी रूह तक हिल चुकी थी। अरमान के हाथ अब भी उसके जिस्म पर कसे हुए थे और उसके होंठ अरमान की गिरफ्त में थे, जिन्हें आज़ाद करते हुए उसने कहा, अगली दफ़ा ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से बाहर मत निकालना कि तुम्हें मेरे सिवाय किसी और ने छुआ है, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मैं उस शख्स को जिंदा जला दूंगा, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। यहाँ आयशा का पूरा शरीर जाम पड़ चुका था। वो इस हालत में कैसे अपने जज्बातों को बयां करे, इस बात को खबर खुद उसे नहीं थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो शख्स अरमान था, और आयशा इस बात को लेकर पूरी तरह से अचरज में फंस चुकी थी कि वो इस हकीकत को जानकर खुश हुई या उसे गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से अरमान सारा सच जानता था, लेकिन इसके बावजूद उसने आयशा को कुछ नहीं बताया और वो खुद गिल्ट में मरी जा रही थी कि वो अरमान से एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपा रही है। और ये सोचते ही आयशा ने अरमान को खुद से दूर धक्का दिया और बेतहाशा रोते हुए घुटनों के बल जमीन पर जा गिरी। आपने मुझसे क्यों छिपाया इतना बड़ा सच? सच? किस सच की बात कर रही हो तुम, जो तुमने मुझसे छिपाया? अरमान ने अचानक से सख्त आवाज में उसके चेहरे को देख कहा, और उसकी इस बात को सुमन आयशा हैरानी से उसे देखने लगी तो इधर अरमान ने कहा, ये सिर्फ मुझे पता था कि उस रात मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम बेखबर थी इस बात से। तुम्हें खुद मुझे इस सच्चाई को बताना चाहिए था कि तुम्हारे पास में क्या हुआ है, पर शायद तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं था, या शायद मोहब्बत नहीं थी। अरमान ने ये लफ्ज जानबूझकर आयशा को मैनिपुलेट करने के लिए कहे, तो यहाँ आयशा छूटते ही बोल पड़ी, नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। कहते हुए आयशा उठ खड़ी हुई और धीरे से अरमान के करीब बढ़ते हुए बोली, मैं डर गई थी इसलिए इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। अरमान की आवाज़ ठंडी थी, नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आप मुझे छोड़ देंगे इसलिए। पर आयशा के शब्द पूरे होने से पहले ही अचानक से अरमान उसके करीब आया और वो उसकी बाजू पकड़कर बेहद तेज आवाज में बोला, इसलिए तुमने मुझे ये बात आज बताई, वो भी इस तरीके से ताकि मुझे लगे कि तुम पहले से ही किसी और की हो चुकी हो, ताकि तुम मुझे ये एहसास दिला सको कि मैं वो पहला शख्स नहीं, और ऐसा करके तुम ये साबित करना चाहती थी कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं। अरमान की तेज आवाज को सुन आयशा बेहद डर चुकी थी। वो जानती थी कि उसने बहुत ही गलत हालातों के बीच इस सच्चाई को खोला था, जबकि इस बात को उसे न जाने कब का अरमान को बता देना चाहिए था, पर ऐसा उसने नहीं किया। हालांकि इस बात को वो खुद ही जानती थी कि उस वक्त वो अरमान से इस सच्चाई को सिर्फ इसलिए छिपाना चाहती थी ताकि अरमान उसे छोड़ ना दे, जबकि वो जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन उस दिन के सपने के बाद आयशा इतनी बुरी तरह से डर चुकी थी कि वो चाहकर भी अरमान को उस हकीकत के बारे में नहीं बता पाई, और उसके बाद चीजें इस कदर बर्बाद हुई कि सब कुछ बिखरने सा लगा। आयशा बेहद रोते हुए फफक बोल पड़ी, मैं उस रात होश में नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ मैं पहली बार किसी क्लब में गई थी, लेकिन वहीं पर किसी ने मुझे पता नहीं क्या पिला दिया, जिसे पीने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, और ना ही उसमें मेरी कोई गलती थी। आप प्लीज यकीन कीजिए, मैं उस रात वो होश में नहीं थी। और अचानक से आयशा की सांसें बेहद तेज हो गईं, जिस कारण उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, सांसें हिचकी से भर चुकी थीं। और वहां आयशा के शब्द एक बार फिर अटक गए कि तभी अरमान ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। और अब जाकर आयशा को सुकून मिला। वो कितना भी अरमान से लड़ झगड़ ले, लेकिन महफूज तो उसे इन बाहों में ही महसूस होता था। तो आयशा अब फूटकर सिसक उठी और अरमान ने उसकी पीठ से हिलाते हुए उसके माथे को चूमकर कहा,
क्या मैंने तुमसे पूछा कि उस रात जो हुआ उसमें किसकी गलती थी? हम कभी नहीं पूछा ना। ये कहकर अरमान ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसके आंसुओं को पोंछा और कहा, मुझे देखो। आयशा की नजरें अब भी झुकी हुई रही। मुझे देखो आयशा, अरमान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। तो आयशा ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और अरमान को देखने लगी, और अरमान कुछ लम्हों तक गहराई से आयशा का चेहरा देखता रहा और फिर उसने कहा, जब से तुम्हें देखा है तब से यू आर दी ओनली वुमेन इन माई लाइफ आयशा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये कहते ही अरमान कुछ वक्त के लिए खामोश हुआ और फिर उसने जो कहा उसे सुन आयशा की सांसें तेज हो गई। अब से मैं कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि तुम्हारा मान, सिर्फ मान। अरमान के कहे इन शब्दों को सुन एक आयशा को एक पल के लिए अपने कानों पर यकीन न हुआ कि उसने जो सुना है वो सच है या सिर्फ एक भ्रम। वो आंख फाड़े उसे देखती रह गई। उसके आंसू थम चुके थे और मुंह खुला रह गया। कर क्या? हाँ, यही चाहती हो ना तुम मुझसे? अरमान ने कहा। तो वहीं आयशा के जिस्म में खुशी की लहर दौड़ उठी। उसने तुरंत अरमान के सवाल को सुन अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और कहा, आप सच कह रहे हैं? ये सुन अरमान ने पलटकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा आयशा, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। ये सुनते ही आयशा को जो सुकून महसूस हुआ उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने पलटकर कसके अरमान की पीठ पर अपने हाथ धंसा दिए और उसके सीने में धंसते हुए बोली, आई लव यू मान। आयशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसे ऐसा लगा मानो उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ हो। अरमान की हकीकत जानने के बाद वो बुरी तरह से कांप उठी थी और चाहकर भी उसके करीब नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब उसे ऐसा लगा मानो अब उसके जहन में कोई शिकवे ना हो, और अब जाकर वो इस बात की खुशी महसूस कर पा रही थी कि उस रात उसके साथ मौजूद वो शख्स अरमान ही था। आयशा को बेहद राहत महसूस हुई और उसके हाथ अरमान की पीठ पर कसते गए। थैंक यू, आपने आपने आज हमारे रिश्ते को बचा लिया। मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ अरमान के चेहरे पर शून्य भाव थे, और तभी उसके होंठों पर एक एविल मुस्कान आ गई। और ये मुस्कान ना जाने किस ओर इशारा कर रही थी। अरमान ने अपना चेहरा आयशा के कंधे में धंसाया और कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी, जान। ये कहते ही अरमान के होंठों पर एक बेमिसल खतरनाक मुस्कान आ गई जो एक अनकही दास्तां बयां कर रही थी। तो यहाँ आयशा के अब पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो बच्चों की तरह उछलते हुए अरमान से दूर हुई और उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसने अपने पंजे उचकाए और अरमान के होंठों पर अपने होंठ धर दिए। और इस बार वो पीछे नहीं हटी, बल्कि अरमान के निचले होंठ को चूमने लगी। असल बात तो ये थी कि आयशा को खुद होश ना रहा कि वो क्या कर बैठी है। उसे बस अब इस चीज की संतुष्टि मिल गई थी कि जो एक सच्चाई उसे अरमान से दूर कर रही थी उस सच्चाई को अरमान ने जड़ से मिटा दिया था। पर इसके पीछे की हकीकत तो बस अरमान को पता थी। यहाँ आयशा को अचानक से ये महसूस हुआ कि वो कर क्या बैठी है, इसलिए अब जाकर वो जैसे ही अरमान से दूर होने को हुई, पर तब तक तो शायद देर हो चुकी थी, बहुत देर। आयशा इससे पहले कि अपने होंठ अरमान से जुदा करती कि तभी अरमान ने उसकी थाइस पर अपना हाथ फंसाया और दूसरे हाथ से पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। तो अब बारी थी आयशा के पछताने की। उसने मजबूती से अपने हाथ अरमान के सीने पर रख दिए। अजर यहाँ अरमान उसके होंठों को बिना रिहा किए बोला, आज बहुत तंग किया तुमने, पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। आयशा के रोंगटे खड़े अरमान के इन लफ्जों को सुन, और यहाँ अरमान के जहन में आयशा के कहीं वो शब्द कौंध उठे, मुझे पता होती आपकी असली पहचान तो मैं कभी आपसे मोहब्बत न करती। इसी के साथ अरमान के जबड़े कस गए और उसने अचानक से आयशा का एक हाथ पीछे ले जाकर उसकी पीठ पर रख दिया, जिस कारण आयशा दर्द में भर उठी। दर्द हो रहा है? आयशा बोल उठी, मुझे भी हुआ था जब तुमने कहा कि तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही, अरमान ने बेहद गुस्से में कहा। और ये सुन आयशा ने कहा, माँ मैं उस वक्त गुस्से में थी और अब मैं गुस्से में हूँ। ये कहते ही अरमान ने एक झटके में आयशा को घुमाकर बिस्तर पर गिरा दिया। आयशा पेट के बल बिस्तर पर जा गिरी और इससे पहले कि उठ पाती कि तब तक अरमान ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे पेट के बल ही उन दोनों कलायों को बेड के एक एक कोने में बांध दिया, और इसी तरह उसके पैरों को भी बेड के कोनों से बांध दिया। पेट के बल लेटी आयशा अब अपनी शक्ल तक नहीं हिला पा रही थी। आपने मुझे बांध क्यों दिया? मैं जानती हूँ मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन उस वक्त मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। लेकिन मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, पक्का प्रॉमिस। आयशा दुनिया जहान की मासूमियत अपनी आवाज में लिए अरमान को मनाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन आज उसके इस पपी फेस का कोई फायदा नहीं हुआ। अरमान की जितनी क्षमता थी बर्दाश्त करने की, उससे ज्यादा बर्दाश्त किया था आज उसने। किन किन हालातों में अपने अंदर जल रही ज्वालामुखी को फटने से रोका, उसने इस बात का इल्म केवल उसे ही था। खैर, यहाँ आयशा बिस्तर पर मछली की तरह फड़फड़ा रही थी कि तभी अरमान ने उसे कमर से नीचे उस जगह स्लेप किया जिस कारण उसकी आंखें बाहर निकल आई। आपने फिर से मुझे वहीं पर मारा। आयशा गुस्से में लाल पीली हो गई। तो यहाँ अरमान बिना कुछ कहे उसके करीब बैठा और उसकी शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए बोला, यू डिजर्व दिस।
अरमान के हाथ के साथ साथ वो शर्ट भी ऊपर की ओर उठती जा रही थी और इसी के साथ आयशा की कोरी पीठ अरमान के सामने आती जा रही थी। और तभी अरमान धीरे से उसके ऊपर झुका और उसके कानों के करीब जाकर बोला, आज तुम बहुत रोने वाली हो मेरी जान। उसके इन शब्दों को सुन आयशा बुरी तरह से सिहर उठी और यहाँ अरमान का एक हाथ आयशा की सकट के भीतर जाने लगा तो वहीं दूसरे हाथ से वो अपने पैंट की जिप खोलते हुए बोला, अब मुझसे दूर जाने का ख्याल भी तुम्हारे जहन में नहीं आना चाहिए। आयशा की धकने बेकाबू हो गईं अरमान के इस हॉट टॉर्चर की वजह से। मैं नहीं जाना चाहती आपसे दूर, आयशा ने बेकाबू आवाज में कहा। गुड, मैं कभी जाने भी नहीं दूंगा। ये कहते ही अरमान ने अपने हाथ से कुछ गुस्ताखी की जिस कारण आयशा बुरी तरह से चीख उठी। उसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए और कान लाल पड़ गए। तो यहाँ अरमान ने जब भी आयशा को छुआ उस मर्तबा वो खुद पागल हो जाता था। एक अजीब सा जादू हो चुका था उसके ऊपर आयशा का। आयशा की फिर से सिसकी निकल गई और उसने अपना चेहरा बुरी तरह से पिलो में धंसा लिया। तो यहाँ अरमान उससे एक झटके में अलग हुआ और फिर आयशा को देखते ही देखते उसने अपने बचे हुए कपड़े निकाल दिए और उसके ऊपर आते हुए वो पूरे जुनून के साथ आयशा की पीठ पर अपने होंठों की छाप छोड़ने लगा और अपने हाथों को आयशा के जिस्म पर इधर उधर घुमाते हुए वो उसे बेहद सेंशुअल तरीके से पनिश करने लगा। आयशा का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था और उसकी आहों से ये कमरा भर गया। तो वहीं आयशा के अंदर अब खुद अरमान को छूने की चाहत उमड़ आई। जिस आयशा ने आज तक किसी लड़के को किस तक नहीं किया था वो आयशा आज अरमान को छूने के लिए तड़प रही थी और उसकी ये तड़प अरमान को बेहद रास आ रही थी। यू वॉन्ट टू टच मी? अरमान ने धीरे से कहा। तो आयशा तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए बोल उठी, हाँ हाँ। ये सुनते ही अरमान के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आयशा के हाथ और पैरों को खोला तो आयशा धीरे से मुड़ी। हालांकि उसके जिस्म की आधी एनर्जी तो अरमान पहले ही चूस चुका था अपने स्वीट टॉर्चर से। अरमान इस वक्त आयशा के ऊपर था और दोनों के चेहरे बेहद करीब कि तभी अरमान ने उसके होंठों को टटोलते हुए कहा, टच मी। कहकर अरमान ने आयशा के हाथ अपने नेकेड सीने पर रख दिए, किस मी। आयशा की सांसें तेज हो गईं। वो अरमान के सीने को देखते हुए उसके करीब बढ़ी और उसने अरमान के सीने पर अपने होंठ उस जगह रख दिए जहां अरमान ने उसके नाम का टैटू बनवाया। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं रहने भी नहीं दूंगा, अरमान ने तुरंत कहा और अगले ही लम्हे में उसके होंठों को चूम लिया। और आयशा इसमें उसका पूरा साथ दे रही थी। उसे किस करते हुए अरमान ने उसके पैरों को अपनी कमर पर फंसा लिया जिस दौरान उसके पैरों में मौजूद वो पायल खनकना गई जो अरमान के कानों को भाग गई। और बस उस पायल के शोर ने अरमान को दीवाना कर डाला। और अब बारी थी आयशा के चिल्लाने की, क्योंकि अरमान उसके जिस्म में बिना किसी वार्निंग के दाखिल हो गया था। इसी के साथ उनकी एक और रात मुकम्मल हो गई। पिछली बार की तुलना में अरमान इस वक्त उसके साथ बेहद रफली पेश आया था जिसने आयशा का शरीर दर्द से भर दिया। दोनों का जिस्म पसीने से चूर हो चुका था। अरमान के चेहरे से टपकता पसीना आयशा के जिस्म को भिगो रहा था, पर अरमान रुकने को राजी न हुआ और थक हार कर बेचारी आयशा उसकी बाहों में ढेर हो गई। कुछ समय बाद आयशा अरमान के सीने पर ढेर थी और वो लगभग बेहोश हो चुकी थी। तो वहीं अरमान के हाथ उसकी पीठ पर चल रहे थे कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, जिसकी आवाज़ सुन वो आयशा से दूर हुआ और फिर एक टॉवल लपेटकर विंडो के पास खड़े होकर उसने फ़ोन उठाया, जिसके चलते एक आवाज़ आई, सर, उन्हें हमने उठा लिया है। ये सुनते ही अरमान के होंठों पर भयानक मुस्कान आ गई और उसने कहा, आई एम कमिंग। कंटिन्यूड। सामने आ खड़ी हुई, जी दादी ठाकुर, माया को उसके कमरे तक पहुंचा दो और ध्यान रहे कि ये और अभय एक दूसरे से मिल ना पाए जब तक हम ना कहे, रुक्मिणी ने कहा और उनकी इस बात पर अभय के चेहरे का रंग का उड़ गया। तो यहाँ माया ने अपनी एक नज़र अभय पर डाली तो उसी दौरान अभय की भी नज़रें माया से जा मिली और माया लाचारी से अपना सिर झुकाकर मंजरी के साथ ऊपर चली गई तो अभय उसे जाता देखता रह गया। और इतने में रुक्मिणी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, तैयार रहना अभय, क्योंकि अगर हमें जरा भी झूठ की बुआई तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहते ही रुक्मिणी वहां से अपने कमरे की ओर चली गई और अभय स्थिर रह गया कि तभी रंजीत उसके पास आकर बोले, इन्हें बताया किसने कि तुम और माया यहाँ हो? अभय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो खुद रुक्मिणी को यहाँ देख स्तब्ध रह गया। अंडस्को ऊपर माया परेशानी से पूरे कमरे में चक्कर लगाई जा रही थी। उसे रुक्मिणी का बर्ताव जरा भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा कि मैंने सिंदूर नहीं लगाया, क्योंकि मैं तो, कहते हुए माया बुरी तरह से सोच में पड़ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही थी जबकि उन्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए। माया ने इतना कहा ही था कि तभी उसने किसी का हाथ अपने पेट पर महसूस किया और इस कारण वो जैसे ही चिल्लाने को हुई उसी पल किसी ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे घुमाकर बिस्तर पर गिरा दिया। शश शिश, चिल्लाना मत। ये आवाज़ सुनते ही माया को होश आया और उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसके ऊपर इस वक्त अभय था।
माया इस समय अभय के नीचे दबी थी और उसके होंठों पर अभय का हाथ कसा हुआ था, जिसे उसने धीरे से उसके होंठों से हटाया तो ये देख माया छूटते ही बोली, आप यहाँ कैसे आए? तो अभय ने उसके सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा, जैसा मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुना और एक भी बात इधर उधर नहीं होनी चाहिए, समझी? किस चीज की बात कर रहे हैं आप? माया ने हैरानी से कहा। कि हमारी शादी हो चुकी है, अभय ने छूटते ही कहा, जिसे सुन माया की आंखें फैल गईं। क्या? कब? वो अचानक से चीख उठी तो अभय ने तुरंत उसका मुंह दाब दिया। चुप, अभय दांत पीसते हुए बोला। मैंने कहा ना चिल्लाओ मत, उसने कहा तो माया ने फौरन अपनी गर्दन हिला दी। यहाँ अभय ने फिर से उसके होंठों से अपना हाथ हटाया और इस बार उसने देखा कि माया के होंठों पर एक मुस्कान थी जिसे वो पूरी कोशिश कर रही थी अभय से छिपाने की, पर अभय से उसकी ये मुस्कान छिप नहीं पाई और इतनी सीरियस सिचुएशन में भी उसे मुस्कुराते देख अभय की आंखें सिमट गई और उसने कहा, यहाँ क्या सर्कस शो चल रहा है जो तुम्हें हंसी आ रही है? उसके गुस्से को देख माया थोड़ी सकपका गई और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। अब बोलो, हंसी क्यों थी? अभय ने उसी सख्त लहजे में कहा। नहीं, बस ऐसे ही। तो ये सुन अभय ने अचानक से माया की कमर को नोच लिया। सस, आउच। माया सिसक उठी तो यहाँ अभय ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी और कहा, जवाब दो, सिर्फ जवाब। दर्द के मारे माया फौरन बोल उठी, वो आपको डरते देख मुझे हंसी आ गई। क्या? किसने कहा मैं डरता हूँ? अभय के जबड़े कस गए। वो तो आपके चेहरे से दिख रहा है, इसमें कहने की क्या बात? दादी ठाकुर के आगे आपकी आवाज तक नहीं निकलती। माया भूल चुकी थी कि पिछली रात उसके और अभय के बीच क्या हुआ था और शायद खुद अभय भी कुछ पल के लिए अपनी नफरत भूल चुका था। अभय ठाकुर किसी से नहीं डरता, समझी? अभय की पकड़ माया पर कसती जा रही थी। माया, किसी से नहीं, पर दादी ठाकुर से डरते हैं। अभय, मैंने कहा ना मैं नहीं डरता, अब चुप हो जाओ वरना। माया, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे आप। मैंने पहली बार आपको दादी ठाकुर से डरते नहीं देखा। अभय, आई सेड शट द फक। कि तभी माया ने अपना एक हाथ अभय के होंठ पर रख दिया और धीरे से कहा, गाली नहीं। और यहाँ अभय ने उसका हाथ अपने होंठों से हटाते हुए उसे बिस्तर पर धंसा दिया और उसके होंठों के करीब बढ़कर बेहद भारी और बहकी हुई आवाज में कहा, वरना दिखाऊं मैं क्या कर सकता हूँ? माया आंख फाड़े अभय के देखे जा रही थी। उसकी दोनों कलाएं अभय की पकड़ में थी जिसे उसने बिस्तर पर धंसा रखा था। दोनों का जिस्म एक दूसरे से टकरा रहा था कि तभी अभय ने माया के होंठों को देख कहा, अभय ठाकुर किसी से नहीं डरता। ये कहते ही अभय ने अपने होंठ माया के होंठों पर धर दिए और उसे बेख्याली पूरे पागलपन के साथ चूमने लगा। और इतने वक्त बाद उनकी ये पहली ऐसी किस होगी जब किसी भी तरफ दर्द नहीं था। वो दोनों ही बहक चुके थे और कुछ लम्हों के लिए अतीत की यादें धुंधली पड़ चुकी थी और दिल गुस्ताखी पर उतर आया। माया और अभय की सांसें एक दूजे से उलझने लगी। अभय ने माया के गले में फंसा दुपट्टा निकाल फेंका और फिर उसके होंठों को चूम वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो खो चुकी थी इस रुमानी एहसास में। अभय के हाथ बहकते हुए माया के जिस्म पर चल उठे, पहले गर्दन, फिर कमर और फिर अचानक से उसके होंठों में माया के सीने पर हरकत और तब जाकर माया की धड़कनें तेज हो गईं। यहाँ अभय ने दूसरे हाथ से माया की कुर्ती को कंधे नीचे खिसकाया और मदहोशी के साथ उस पर अपने होंठों की छाप छोड़ने लगा। इधर माया का शरीर ढीला पड़ रहा था। हालांकि वो अभय की बाहों से आजाद होना चाहती थी, पर बावजूद इसके वो उसकी बाहों में पिघलती ही चली गई। पर तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज माया के कानों में आई, जिसे सुन उसे होश आया कि वो क्या कर रही है। वो अभय से दूर होने के लिए झटपटा उठी, लेकिन अभय ना जाने किस कुमारी में चला गया था। वो माया को छोड़ने को राजी ना हुआ। छोटी ठकुराइन, दरवाजा खोलिए। बाहर खड़ी मंजरी बार बार दरवाजा खटखटाए जा रही थी और यहाँ माया के पसीने छूट गए। दरवाजा खोलिए छोटी ठकुराइन। मंजरी को क्या पता था कि उसकी छोटी ठकुराइन ठाकुर साहब की कैद में फंस चुकी है। माया का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था कि तभी अचानक से अभय ने उसके होंठों को छोड़ा, जिससे माया की जान में जान आई। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी और उसकी ये हालत देख अभय के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। तो यहाँ अभय ने माया को छोड़ा और वैसे ही माया भागते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई, मानो शेर के पिंजरे से आजाद हुई हो। ठकुराइन, दरवाजा काहे नहीं खोल रही थी आप? मंजरी की आवाज फिर से आई तो माया ने तुरंत अपना दुपट्टा उठाया और भागते हुए दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुलते ही सामने देखा मंजरी होंठों में चाय लिए खड़ी थी। क्या हुआ छोटी ठाकुराइन, दरवाजा काहे नहीं खोल रही थी आप? मंजरी ने सवाल किया। वही माया की सांसें अब भी तेज थी। वो मैं वॉशरूम में थी। मंजरी, वो तो ठीक है, पर आपके होंठों से खून क्यों निकल रहा है? माया उसकी ये बात सुन हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने होंठों पर उंगली लगाकर देखा तो वाकई उसे खून निकल रहा था और ये सब ठाकुर साहब की देन थी। इधर माया ने वो चाय की ट्रे अपने हाथ में पकड़ी और मंजरी से कहा, आप जाइए और इस चाय के लिए शुक्रिया।
ये कहते ही माया ने दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही वो ट्रे लेकर पलटी की तभी अचानक से उस पर अभय हावी हो गया। इससे पहले कि वो कुछ भी सोच या समझ पाती कि तब तक वो ट्रे माया के होंठों से छूटकर जमीन पर जा गिरी थी और माया की पीठ उसके पीछे बंद हुए दरवाजे पर जा लगी। होंठ एक दफा फिर अभय की गिरफ्त में आ चुके थे और जिस्म फिर से थरथरा उठा। अपने ही हाथों से अपने बर्बादी का मंजर लिख डाला। जो ना करना था हमें इश्क, वही हमने तुमसे कर डाला। फ्रॉम माई रीडर राधिका पवार। अंडरस्कोर दूसरी तरफ एक बड़े से विला के आगे अरमान की कार ने ब्रेक लगाया, जिसके ब्रेक लगते ही वो फुर्ती में गाड़ी से बाहर निकला। उसके होंठों के बीच एक सिगरेट फंसी थी, माथे पर हल्के हल्के बाल झूल रहे थे और चेहरे पर वही पुराना लहजा था जो उसे भीड़ में भी सबसे अलग दिखाता था। वो तेजी से अंदर आया और इस बीच वहां खड़े गार्ड्स उसे सैल्यूट करते जा रहे थे कि तभी अरमान उस लग्जूरियस विला के भीतर पहुंचा जहां सामने बड़े से सोफे पर डरा सहमा एक 45-50 वर्षीय आदमी बैठा था। उसके साथ घबराई हुई उसकी बीवी और बेटा बेटी बैठे थे। दोनों बच्चों की उम्र तकरीबन 24-25 होगी। अरमान को आते देख उस शख्स ने अपना थूक निगल लिया कि तभी अरमान ने अंदर आते ही आव देखा ना ताव और खींचकर उसके बेटे को उठाकर खड़ा कर दिया और उसे घुमाकर अपने सीने से लगाकर दूसरे हाथ से उसके माथे पर बंदूक तान दी। ये देख वो पूरा परिवार कांप उठा तो वहीं वो शख्स घबराते हुए बोला, नहीं नहीं मिस्टर मलिक, प्लीज इन सब में मेरी फैमिली इन्वॉल्व मत कीजिए। और वहीं अरमान इस वक्त हैवान लग रहा था। वो उस बंदूक की ट्रिगर पर अपने हाथ दबाते हुए बोला, और तेरे रहते जो मेरी बंदी को इन सब में इन्वॉल्व किया गया उसका क्या? हाँ मैंने कोशिश की थी उस इन्वेस्टिगेशन को रुकवाने की, लेकिन ओपोजिशन से बहुत प्रेशर आ रहा था। ऊपर से आपका सिंडिकेट संघ भी इस बीच बहुत एक्टिव था, इसलिए ये सब रोकना बहुत मुश्किल हो गया, उस आदमी ने कहा। और ये शख्स एक एमएलए था। इधर अरमान ने दांत पीसते हुए कहा, इस इन्वेस्टिगेशन को कबीर महाजन लीड कर रहा है और उसने मेरी बंदी को इसमें इन्वॉल्व किया। इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। और ये काम तू करेगा। कैसे करेगा इस बात का अंदाजा तुझे बखूबी है, क्योंकि अगर उस कबीर महाजन को रास्ते से नहीं हटाया तो मैं उसे अपने तरीके से हटाऊंगा, लेकिन घाटा इसमें तेरा होगा। अरमान के शब्दों को सुन एमएलए ने अपना थूक निगल लिया। भूल मत, तुझे कितने फंड्स मिलते हैं हमारे सिंडिकेट से, दिवालिया निकल जाएगा तेरी पार्टी का अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो। ये कहते ही अरमान ने उस लड़के को एक झटके में छोड़ा, जिससे वक्त सीधा जमीन पर जा गिरा और फिर भागकर अपने पिता के पीछे छिप गया। तो यहाँ अरमान ने उस गन को अचानक से सीलिंग पे लगे झूम पे शूट कर दिया, जो टूटकर जमीन पर बिखर गया और ये देख सब कपकपा गए। वहीं अरमान ने उस गन को लोड करते हुए कहा, अगली बार इस बंदूक से गोली निकली तो ये झूम नहीं टूटेगा, बल्कि खून बहेगा, सिर्फ खून। ये कहते ही अरमान ने अपने आदमी पर नजर डाली जिसने उस एमएलए की बेटी को पकड़ रखा था। वो लड़की एक टक अरमान को देखे जा रही थी, तो वहीं अरमान ने उसे बस एक नजर देखा और फिर कहा, लीव। उसका ऑर्डर सुनते ही उसके सभी आदमियों ने उस फैमिली को छोड़ दिया। तो यहाँ अरमान अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए उस विला से बाहर निकलने लगा और दूसरे हाथ से उसने वो गन अपने एक आदमी की तरफ फेंकी, जिसे तुरंत उस आदमी ने पकड़ लिया। कुछ ही पलों में अरमान वहां से बाहर निकल आया। इस बात से अनजान की उसके पीछे रह गई वो लड़की देखती रह गई थी उसे। उसकी नजरें अरमान से तब तक नहीं हटी जब तक अरमान उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लगा मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो कि कुछ समय पहले उसका परिवार गन पॉइंट पर था। कि तभी उसने बाहर एक टक दरवाजे की ओर देखते हुए अपने पिता से सवाल किया, डैड कौन था ये? लेकिन उस एमएलए के तो पसीने छूट गए थे। उसने तुरंत कहा, कोई नहीं था वो, और आज जो हुआ उसकी इस घर में फिर कभी बात नहीं चलनी चाहिए, भूल जाओ सब। वो शख्स बेहाल सा सोफे पर जा बैठा तो यहाँ उस लड़की के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने खुद से ही एक अलग खुमारी के साथ कहा, कुछ चेहरे चाहकर भी नहीं भुलाए जा सकते डैड, और ये वही चेहरा है। ये कहते ही उस लड़की के होंठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। कंटिन्यूड, डोंट टच मी, दूर रहिए। इधर माया ने वो चाय की ट्रे अपने हाथ में पकड़ी और मंजरी से कहा, आप जाइए, और इस चाय के लिए शुक्रिया। ये कहते ही माया ने दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही वो ट्रे लेकर पलटी की तभी अचानक से उस पर अभय हावी हो गया। इससे पहले कि वो कुछ भी सोच या समझ पाती कि तब तक वो ट्रे माया के होंठों से छूटकर जमीन पर जा गिरी थी और माया की पीठ उसके पीछे बंद हुए दरवाजे पर जा लगी। होंठ एक दफा फिर अभय की गिरफ्त में आ चुके थे और जिस्म फिर से थरथरा उठा। चाय की प्याली टूटकर जमीन पर बिखर चुकी थी और माया का जिस्म एक बार फिर ढीला पड़ गया तो यहाँ अभय उस पर हावी होता जा रहा था और देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो उसको चूम नहीं रहा है बल्कि उसे पूरा खाने पर आमादा हो चुका है। माया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके हाथ अनायास अभय के सीने पर जाकर ठहर गए और इसी दौरान उसने अभय के सीने पर रखे अपने हाथों को मजबूती से उसके जिस्म पर गड़ा दिया और खुद को अभय की बाहों में ढीला छोड़ दिया। यहाँ अभय के होंठ माया के होठों से बुरी तरह उलझे थे कि तभी अभय ने अपना एक हाथ पीछे ले जाकर माया के कमर पर रख दिया और उसे अचानक से बेहद करीब खींच लिया।
माया का पूरा जिस्म अभय के बदन से जाकर टकरा गया और अब उन दोनों के बीच से हवा का एक कतरा तक ना बह सका। अभय माया के होठों पर बेरहमी से टूट पड़ा था और तभी उसने माया के होठों को हौले से आजाद किया और उसे आजाद करते ही अपने होंठ माया के पूरे चेहरे पर चलाने लगा। वो कभी उसके गालों को चूमता तो कभी नाक को, कभी गर्दन को, तो कभी माथे को, और इस पल माया का पूरा चेहरा अभय के होठों से भीग चुका था। माया की आंखें बंद थी और उसका रोम रोम सिहर उठा। ठाकुर सर साहब, माया बहकी हुई आवाज में कराह उठी। तो वही अभय ने अचानक से उसे घुमाकर उसका सीना दरवाजे से लगा दिया और खुद उसके करीब बढ़कर अपने सीने से उसकी पीठ जोड़ते हुए अपने होंठ माया के कंधे पर टिका दिए और एक हाथ से उसके कंधे पर ठहरी उस कुर्ती को कंधे से नीचे गिराकर अपने होठों से उसके जिस्म पर हरकत करने लगा। माया की सांस उथल पुथल मचाने लगी थी। वो पागल हुई जा रही थी अभय की हर एक छून पर। तो यहाँ अभय उसे छोड़ने को राजी नहीं हो रहा था। दोनों इस कदर बहक गए थे कि उन्हें एक दूसरे के सिवाय और कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी अभय ने अचानक से उसके कंधे को अपने दांतों से काट लिया। माया की चीख निकल गई पर अभय ने तुरंत अपना हाथ आगे ले जाकर उसके मुंह पर धर दिया, जिस कारण उसकी चीख गले में दबकर रह गई। और यहाँ अभय ने अपने दांतों को बेदर्दी से माया के जिस्म पर धंसा रखे थे। वो उसे छोड़ने को राजी ना हुआ पर यहाँ माया उससे छूटने के लिए झटपटा उठी थी। वो अपने हाथ दरवाजे पर मारने लगी, जिन्हें देख अभय ने तुरंत उसके हाथों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उन्हें ऊपर उठाते हुए दरवाजे से लगाकर उस पर अपनी मनमानी करने लगा। दोनों पूरी तरह से इस मदहोशी भरे आलम में खो चुके थे कि तभी एक बार फिर से दरवाजा पीटा गया। माया! इस आवाज को सुन अभय और माया दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये आवाज रुक्मिणी की थी, जिसे सुन अभय के हाथ तुरंत ढीले पड़ गए। और यहाँ माया ने जैसे ही महसूस किया कि अभय की पकड़ उस पर से हल्की हो गई है, तो ये महसूस करते ही वो एक झटके में उससे दूर हो गई और तुरंत अपनी हालत सुधारने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसका चेहरा पसीने में लथपथ हो चुका था और सांसें खुद अभय की भी तेज थी। और तभी माया धीरे से अपना दुपट्टा खुद के ऊपर लपेटते हुए बोली, और कर लीजिए मनमानी। अब अगर दादी ठाकुर ने हमें एक साथ देख लिया तो क्या करेगी? वैसे भी आप तो उनके सामने कुछ बोल तक नहीं पाएंगे। माया गुस्से में झुंझला उठी और ये देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों का रिश्ता नफरत और दर्द से भरा हुआ था। कुछ पल के लिए ही सही, पर दोनों अपने अतीत की उन कड़वी यादों से बाहर आ चुके थे और इस वक्त अगर उन्हें कुछ दिख रहा था तो वो सिर्फ एक दूसरे की नजदीकियां। यहाँ माया ने इनडायरेक्टली एक बार फिर अभय को डरपोक कह दिया था, जिसे सुन अभय ने अचानक से उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और दांत पीसते हुए कहा, हद में रहो, और ज्यादा जुबान चलाओगी तो पछतावा तुम्हें ही होगा। उसका ये लहजा देख माया ने अपना थूक निगल लिया और बोली, वो दादी ठाकुर, मैं जैसा कह रहा हूँ बस वो ध्यान से सुनो। अभय ने बेहद भारी आवाज में माया की आंखों में आंखें डालकर कहा और उसे सुन माया ने अपनी गर्दन तुरंत हाँ में हिला दी। कुछ ही समय में माया दरवाजा खोलो। रुक्मिणी दरवाजा पीटे जा रही थी और उसी वक्त दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही रुक्मिणी माया को देखकर छुटते ही बोली, इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? अंध, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोल क्यों नहीं रही थी? ये सुन माया ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, जी वो माफ कीजिए दादी ठाकुर, मैं वॉशरूम में थी इस वजह से। माया ने बहाना तो बना दिया, पर वो ये कहाँ जानती थी कि उसके सामने खड़ी रुक्मिणी ने दुनिया देखी है, इसलिए वो पल भर में समझ गई कि जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात माया के सामने जाहिर नहीं की और एक नज़र पूरे कमरे में घूमकर माया से बोली, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि हम कल सुबह ही वाराणसी के लिए निकलेंगे, इसलिए अपना सामान तैयार रखना और ध्यान रखना, सब सवालों के जवाब हमें वहीं पर चाहिए। रुक्मिणी की इस बात पर माया के चेहरे के भाव बदल गए। तो यहाँ रुक्मिणी ने कहा, जरा हम भी तो जाने कि जिस दादी ठाकुर का दिल आज तक कोई नहीं जीत पाया, उसे जीतने वाली माया ने अचानक से हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, और वो भी ऐसा झूठ जिसकी कोई हद नहीं। रुक्मिणी की इस बात पर माया ने अपनी नजरें झुका ली और यहाँ रुक्मिणी वहां से जाने को हुई, पर जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी दफा कहा, तैयार रहना। ये कहते ही वो उस कमरे से चली गई और उनके जाते ही माया ने तुरंत दरवाजा बंद किया। उसके दरवाजा बंद करते ही कर्टन के पीछे से अभय बाहर निकला। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी भी तरह के इमोशन नहीं थे। तो वही माया ने अपनी नजरें झुका ली। कुछ समय पहले उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उस बात को लेकर उसे अब जाकर माया को शर्म आ रही थी और अब एक बार फिर वही पुरानी कड़वी यादें उसके दिल में शोर करने लगी थी, जिन्हें याद करते ही माया का दिल दर्द से भर गया। तो यहाँ अभय धीरे से उसके करीब आकर उसकी झुकी हुई नजरों को देख बोला, आज रात 10 बजे ये दरवाजा खुला होना चाहिए। क्यों? माया ने छूटते ही सवाल किया और इस सवाल को सुन अभय ने अपने कुर्ते की बाहों को समेटते हुए कहा, मैं आऊंगा। न जाने क्यों, पर अभय के कहे इन दो लफ्जों को सुनते ही माया का दिल धड़क उठा और उसने कांपते लबों से सवाल किया, लेकिन क्यों? तो उसका ये सुन अभय ने एक बेहद ही गहरी नजर उसके जिस्म पर डाली और कहा, जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए। ये कहते ही वो तुरंत उस कमरे से बाहर चला गया और यहाँ माया उसके कहे शब्दों का मतलब ही समझती रह गई, पर उसे कुछ समझ न आया कि अभय किस चीज के पूरे होने की बात कर रहा था।
लेकिन इन सब से भी ऊपर उसके लिए हैरानी वाली बात ये थी कि भला इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज अभय उसके साथ इतनी निर्मियत के साथ क्यों पेश आया। वो तो अब उसकी शख्स तक नहीं देखना चाहता था, तो भला उसका माया के इतने करीब आने का क्या अर्थ था। माया सोचती रह गई और अपना सर पकड़कर बिस्तर पर जा बैठी। अंडस्को दूसरी तरफ सूरज सर चढ़ चुका था। खिड़की से छनती धूप बिस्तर पर लेटी आयशा के चेहरे पर दमक रही थी और वो धूप उसकी आंखों को परेशान करने का काम कर रही थी, क्योंकि सूरज की किरणें आयशा की खूबसूरत नींद में खलन डाल रही थी और इसकी वजह से आयशा की नींद टूट गई, जिस कारण वो धीरे से अपनी आंख मलते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गई। बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे, जिस्म पर सिर्फ एक काले रंग की चादर लिपटी थी और आंखों में अब भी नींद भरी थी। चेहरा भी पूरी तरह से थकान से चूर था और ये सब चीजें मिलकर आयशा को बेहद क्यूट दिखा रही थी। वाकई बेप्यारी लग रही थी वो इस वक्त। और फिर जब उसकी आंख पूरी तरह से खुल गई तब जाकर उसने अपनी नज़र पूरे कमरे पर घुमाई तो अरमान उसे कहीं ना देखा। पर इस बार आयशा ज्यादा परेशान ना हुई, बल्कि उसकी नज़रें तो अब इस कमरे और इस बिस्तर पर जाकर ठहर चुकी थी, जिस दौरान उसे अरमान के कहीं वो शब्द याद आने लगे, जब से तुम्हें देखा है तब से यू आर दी ओनली वुमेन इन माई लाइफ आयशा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इन शब्दों को याद कर आयशा के होठों पर एक मुस्कान आ गई। इस चीज को बयां भी नहीं किया जा सकता कि वो अब कितना सुकून महसूस कर रही थी अपनी जिंदगी में, जब से उसे पता चला था कि उस रात उसके साथ मौजूद वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद अरमान ही था। वो अरमान जिससे उसने मोहब्बत की और जिसे उसने खुद को सौंप दिया था। आयशा उस चादर को अपने बदन से लपेटकर धीरे से बिस्तर से उठ खड़ी हुई और फिर उसने सीधे कपबोर्ड से अरमान की एक शर्ट निकालकर उसे खुद के बदन पर डाल लिया। उस शर्ट को पहनते ही आयशा के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी अपनी जिंदगी में किसी शख्स से इस कदर मोहब्बत हो जाएगी कि उसका एहसास भर उसे पागल कर जाएगा। आयशा उस पूरे कमरे पर नजर घुमाने लगी, जो कि कहने को तो एक कमरा था पर बेहद विशाल था, और इस कमरे से आयशा की जिंदगी की वो यादें जुड़ चुकी थी जो उसके लिए बेहद अजीज थी। कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, जिसे देख वो उसने कुछ सोचा और फिर धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। बाहर बेशक कोई नहीं था और ये बात आयशा को बेहद हैरान कर रही थी, ये सोचकर कि भला इतने बड़े होटल में कोई देख क्यों नहीं रहा। आयशा ने इस वक्त सिर्फ अपना चेहरा ही बाहर निकाला था, उसका बाकी का शरीर कमरे के अंदर ही था, और जब उसने देखा कि बाहर कोई नहीं है तो आयशा ने धीरे से अपने कदम बाहर निकाले। पर इससे पहले कि वो एक कदम भी बाहर निकालती कि तभी उसके कानों में आवाज आई, एक कदम भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये आवाज सुनते ही आयशा के कदम एक जगह ठहर गए और इस आवाज को पहचानने में उसे वक्त ना लगा। आयशा ने अपना जो कदम उठाया था उसे तुरंत अंदर कमरे में रख दिया और अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो वहां अरमान खड़ा था। सफेद रंग की कमीज और नीचे डेनिम जीन्स पहने, सीने से शर्ट की कुछ बटन्स खुली हुई थी जिससे उसकी चौड़ी छाती स्पष्ट दिख रही थी। तो वहीं अरमान ठीक आयशा के सामने आ खड़ा हुआ और फिर उसने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देख अचानक से उसके कंधे पर हाथ रख उसे पीछे की ओर धकेल दिया और उसके साथ अंदर आते हुए अपने पीछे वो दरवाज़ा बंद कर दिया। इस हालत में बाहर जाकर क्या करना था तुम्हें? अरमान आमूमन गुस्से में ही रहता था, लेकिन आज उसका गुस्सा कुछ अलग लग रहा था। आयशा डर के मारे अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, वो मैं बस। क्या तुम बस? हाँ, तुम यहाँ किसी प्राइवेट विला में नहीं हो जो कैसे भी बाहर निकलने लगोगी। यहाँ लोग हैं जो तुम्हें इस हालत में देख सकते हैं। अरमान की आवाज़ तेज हो गई थी और वो एक का कदम आयशा के करीब बढ़ाता जा रहा था। बोलो, क्या करने जा रही थी बाहर? अरमान एक बार फिर चिल्लाया तो आयशा कांप गई और उसकी आंखें भींग उठी। मैं तो बस आपको ढूंढ रही थी। आप चिल्लाने क्यों लगते हैं? बहुत बुरे हैं आप, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते। जाइए, अब नहीं करनी मुझे आपसे बात। आयशा अचानक से रोते हुए चिल्ला उठी। तो वहीं उसका गुस्सा देख अरमान को अब जाकर होश आया कि उसने कहीं का गुस्सा कहीं उतार दिया है। आयशा, मत कीजिए मुझसे बात, बस चिल्लाते रहिए, कहते हुए आयशा ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और उसके इस गुस्से को देख अरमान ने अपने बालों पर हाथ घुमाया और उसके करीब बढ़कर जैसे ही आयशा को छूने को हुआ उसी पल आयशा उससे दूर हो गई और बोली, डोंट टच मी, दूर रहिए। पर अरमान ने उल्टा उसकी कलाई पकड़ उसे खुद के करीब खींच लिया और बोला, हो गया? आयशा ने अपनी गर्दन ना में हिला दी तो वहीं अरमान ने आयशा से कहा, जाकर तैयार हो जाओ, कॉलेज से फोन आया था, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ये कहकर अरमान ने आयशा का हाथ छोड़ दिया और उसे जाने की जगह दे दी। तो वहीं आयशा अरमान से नाराज जरूर थी, पर उसका ये बर्ताव उसे बेहद अजीब लगा। वो कभी आयशा से ऐसे बात नहीं करता था, लेकिन आज उसे इस तरह बर्ताव करते देख आयशा हैरानी से भर उठी। उसने एक नज़र अरमान को देखा और फिर तुरंत वहां से वॉशरूम में चली गई। अंडस्को कुछ ही समय में अरमान का कार कॉलेज के सामने आकर खड़ी हुई। उसमें बैठी आयशा ने बाहरी निकलने से पहले एक नज़र अरमान को देखा, जिसने आज पूरे रास्ते उससे बात नहीं की थी, और ये चीज़ आयशा का दिल दुखा गई। वो चुपचाप कार से बाहर निकलने लगी कि तभी, रुको,
ये सुन आयशा रुक गई और जैसे ही मुड़ी वैसे ही अरमान ने उसके होंठों को चूम लिया और फिर उससे दूर होकर कहा, अब जाओ। आयशा उसे देखती ही रह गई और फिर चुपचाप वहां से चली गई। अंदर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, पर आयशा अरमान के बारे में सोचते हुए गुमसुम अपना सिर झुकाए बैठी जब वहां पर उछलते हुए प्राची आई और आयशा के पास बैठते ही बोली, यार बहुत मस्त न्यूज़ लेके आई हूँ। कल हमारे कॉलेज की तरफ से बनारस के लिए एक ट्रिप है और हम सब वहां जाने वाले हैं। दूसरी तरफ माया इस वक्त बिस्तर पर रखे अपने कपड़े तय करके बैग में रख रही थी और इस दौरान उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आज फिर से वहां जा रही हूँ जहां इस दास्तां की शुरुआत हुई, जहां बहती हवा तक मुझे वही पुराना एहसास दिलाएगी। माया की आवाज में बेहद घबराहट थी और तभी उसने कहा, कैसे कदम रखूंगी मैं बनारस में। कंटिन्यूड, कितनी शौकी से खींचा है तुझे आगोश में। आइंदा क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, पर आयशा गुमसुम अपना सिर झुकाए बैठी थी जब वहां पर उछलते हुए प्राची आई और आयशा के पास बैठते ही बोली, यार बहुत मस्त न्यूज़ लेके आई हूँ। कल हमारे कॉलेज की तरफ से बनारस के लिए एक ट्रिप है और हम सब वहां जाने वाले हैं। आयशा ने अचानक से हैरानी के साथ प्राची को देख कहा, क्या बनारस? तो प्राची ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ, कल सब लोगों की बनारस की ट्रिप है। यार कितना मजा आएगा। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब हमारे कॉलेज की तरफ से एक अच्छी खासी ट्रिप होगी और देखो फाइनली हम कल बनारस जा रहे हैं। ये सुन कुछ पल के लिए आयशा के होठों पर भी मुस्कान आ गई। बनारस उसकी पसंदीदा जगह में से एक जगह थी और वो हमेशा से वहां जाना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब उसे मौका मिला था वहां जाने का, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मजा तो आएगा। पर तभी प्राची ने कहा, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में नोटिस दिया इन लोगों ने, इतने कम टाइम में कितनी सारी शॉपिंग करनी है। 2 दिन की ट्रिप के लिए तुझे शॉपिंग करनी है? आयशा ने कहा, हाँ वो तो करनी ही है। वेल, कल लेट मत हो जाना, ध्यान रहे कल 4 बजे की ट्रेन है हमारी, प्राची ने कहा। आयशा ने केवल कितना कहा और फिर चुपचाप खामोश बैठ गई। तो उसे खामोश देख प्राची ने सवाल किया, तुझे क्या हुआ? इतना ठंडा रिएक्शन, तुझे खुशी नहीं है क्या वहां जाने की? आयशा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। प्राची, तो फिर तेरे चेहरे को देखकर ऐसा क्यों नहीं लग रहा? आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में खुश हूँ, बस किसी बात को लेकर परेशान थी। प्राची, किस बात को लेकर परेशान है, मुझसे शेयर नहीं करेगी? अब भला आयशा अरमान के बर्ताव के बारे में प्राची को क्या बताती, इसलिए उसने बात टालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था इस वजह से। तो ये सुन प्राची ने उसके कंधों पर हाथ रख कहा, तू ठीक है ना आयशा? इस पर आयशा ने एक गहरी नज़र प्राची पर डाली और फिर धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ कबीर महाजन इस वक्त एक कैफे में किसी काम से आया था कि तभी अचानक से उस कैफे में अफरा तफरी मच गई, जिस वजह से कबीर हैरान हो गया और जैसे ही अपनी चेयर से उठकर बाहर जाकर देखने को हुआ कि तभी अचानक से किसी ने उसके चेहरे पर जोर से एक मुक्का मारा, जिस वजह से उसके कदम पीछे की ओर फिसल गए। कबीर दंग रह गया से वार पर, और जिसने जैसे ही अपनी गर्दन उठाई तो अपने सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि अरमान खड़ा था। उसे देखते हुए कबीर ने अपनी नाक से निकल रहे खून पर उंगली लगाई और उस पोंछकर अपने कंधे सतर्क किए और फिर आंखों में बेहद आग लिए अरमान की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। तो अब तक अरमान के आदमियों ने उस पूरे कैफे को खाली करवा दिया था और यहाँ अरमान ने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर उठाते हुए अपने कदम कबीर के नजदीक बढ़ाए और जैसे ही इस बार उसे मारने करने को हुआ कि तभी कबीर ने बेहद सख्ती से अरमान की कलाई पकड़ ली। अरमान मलिक और कबीर महाजन आज एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की ही आंखों में बराबर क्रोध था। तो यहाँ अरमान ने सबसे पहले अपनी उस कलाई को देखा जिसे इस वक्त कबीर ने पकड़ रखा था और फिर उन्हीं जलती आंखों से उसने कबीर का चेहरा देखकर अचानक उसके उस हाथ को मरोड़कर इतनी बुरी तरह से ऐंठ दिया जिससे कबीर का शरीर ढीला पड़ गया, लेकिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से वो भी नहीं था। उसने बराबर टक्कर दी अरमान को और जैसे ही अपने पैरों से उसे मारने को हुआ उसी पल अरमान के आदमियों ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया, जिन्हें देख कबीर अरमान पर चिल्लाते हुए बोला, खुद को शेर कहने वाला अरमान मलिक आज अपने साथ गीदड़ों की फौज लाया है, एक अकेले इंसान से लड़ने के लिए। कबीर की इस बात पर अरमान मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुझसे लड़ने के लिए तो खुद मुझे भी आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तूने मेरी जिंदगी से जुड़े उस शख्स को इस चीज में घसीटा जिससे मैं उसे कोसों दूर रखना चाहता था, तो भला तुझसे सामना कैसे ना होता मेरा? अरमान की इस बात पर कबीर ने कहा, मिलना तो मैं भी तुझसे चाहता था और जानता था कि ये मुलाकात बहुत जल्द होगी, और देख आज आ गया वो दिन। अरमान मलिक खुद मेरे सामने खड़ा है, वो भी अपनी फौज लेकर मुझे मारने के लिए। किसने कहा मैं तुझे मरने के लिए आया हूँ? अचानक से अरमान छूटते ही बोला, और फिर उसने कबीर के पास अपने कदम बढ़ाए और ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला,
मेरे कुछ दुश्मन बहुत खास होते हैं कबीर, जिन्हें मैं मारता नहीं हूँ बल्कि उनकी जिंदगी इतनी बदतर बना देता हूँ कि वो खुद मौत के लिए तड़पते हैं। और मुबारक हो कबीर महाजन, तू उस गिनती में आ चुका है जहाँ मैं तेरी जिंदगी इस कदर तबाह करूंगा कि तू मौत के लिए तड़पेगा। अरमान के कहे ये शब्द उस कैफे की हर एक दीवारों में गूंज उठे, तो यहाँ कबीर की पलकें एक पल के लिए भी अरमान से नहीं हटी थी और वो एक टक अपनी आंखों में अंगारे लिए उसे देखता जा रहा था। और तभी उसने कहा, और जिस दिन आयशा को ये पता चला उस दिन तू भी जानता है कि क्या होगा। कबीर के मुंह से आयशा का नाम सुन अरमान ने अचानक से कबीर की कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, जबान काट डालूंगा तेरी, अगर तूने उसका नाम भी लिया। तो ये सुन कबीर हंस पड़ा और उसने कहा, वो तेरी कमजोरी बन चुकी है अरमान मलिक, और एक दिन इसी कमजोरी को हथियार बनाकर मैंने तुझे बर्बाद ना कर डाला तो ये कबीर महाजन खुद तेरे आगे अपनी नाक रगड़ेगा। ये सुनते ही अरमान के होंठों किनारे मुड़ गई और उसने कहा, जानता है तुझ जैसे अफसरों को हराने का असली मजा तब आता है जब वो खुद मेरे आगे अपनी नाक रगड़े, और तेरी तो मैं वो हालत करूंगा कि तू मेरा थूक भी चाटेगा। तो फिर देखते हैं अरमान, इस खेल में किसकी जीत होती है, क्योंकि मैं जान दे दूंगा पर तेरे आगे नहीं झुकूंगा। कबीर के दिल में भी वही चिंगारी थी जो अगर आग का रूप ले ले तो सब तबाह कर जाए। और वहीं अरमान ने कहा, तैयार हो जा मरने के लिए। इस पर कबीर छूटते ही बोल उठा, जानता हूँ आयशा को एक दफा फिर तूने झुका दिया होगा, लेकिन याद रख एक दिन वही तेरी बर्बादी की वजह बनेगी। ये सुन अरमान कुछ पलों के लिए खामोश रहा और अचानक से पागलों की तरह हंस पड़ा। उसकी ये हंसी देख कबीर के चेहरे के हाव भाव टस से मस न हुए, पर यहाँ अरमान बेहद भयानक लग रहा था। और फिर कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहा, तुझे अंदाजा ही कहाँ है इस बात का कि मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। और जिस दिन तुझे इस बात का एहसास हुआ उस दिन तू ये कहना छोड़ देगा कि आयशा मुझे बर्बाद करेगी, क्योंकि वो दिन आने से पहले मैं ये दुनिया बर्बाद कर डालूंगा। अरमान के ये शब्द इतने भारी थे जिन्हें सुन हर कोई दंग रह गया। और ये आखिरी दफा था जब उसने मुझ पर सवाल उठाए, क्योंकि इस बार मैंने उसके हर एक सवाल की जड़ को खत्म कर दिया है। और अब वो वही देखेगी जो मैं उसे दिखाऊंगा, वही सुनेगी जो मैं उसे सुनाऊंगा, और वही समझेगी जो मैं उसे समझाऊंगा। तो जैसे 10 कबीर आएंगे और 10 जाएंगे, लेकिन कोई अरमान मलिक का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अरमान ने एक दफा फिर उसी भारी आवाज में कहा। वही कबीर के माथे की नसें तन गईं उसके शब्दों को सुन। देखता हूँ तेरे ये शब्द कितने सच साबित होते हैं। मेरी कही हर बात सच साबित होती है, और अगर नहीं होती है तो मैं उसे साबित कर डालता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे इशारे पर होता है। इसलिए ये गलतफहमी मिटा कबीर कि तू मेरा कुछ भी उखाड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ तेरी सोच खत्म होगी वहाँ मेरा तब ऐसा जाल बिछ चुका होगा जिसमें तू इस कदर फंसेगा कि उसके अंदर भी और बाहर भी तेरी मौत होगी, सिर्फ मौत। ये कहते ही अरमान ने वहाँ एक मेज पर रखे फ्रूट्स फल के बाउल से एक नाइफ उठाई और फिर उसकी नोक पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, तेरा ऐसा अंत करूंगा कि आगे आने वाला कोई भी शख्स मेरे खिलाफ जाने से पहले 10 मर्तबा सोचेगा। ये कहते ही अरमान वहां से जाने को हुआ, और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा कि तभी अचानक से उसके कदम रुक गए। और इससे पहले कि कबीर कुछ भी सोच या समझ पाता कि तभी अचानक से अरमान ने उस खंजर को कबीर की जांघों में घोंप दिया। कबीर को बेतहाशा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी जबान से एक शब्द तक बाहर निकाला और अपनी मुट्ठी कसकर खड़ा अरमान की आंखों में देखता रहा, बिना किसी खौफ के। तो यहाँ अरमान ने उसकी आंखों में आंखें डाल कहा, अब ये जख्म तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि तूने किसके आगे आवाज उठाई। ये कहते ही अरमान ने खींचकर उस खंजर को कबीर की जांघों से बाहर निकाला और उसे वहीं पर फेंककर वहां से तुरंत जाने लगा कि तभी उसके कानों में पीछे से कबीर की आवाज आई, फिर तो तेरे माथे पर मौजूद जख्म भी तुझे बखूबी इस बात का एहसास दिलाएगा अरमान कि इस बार तेरे सामने कोई गीदड़ नहीं बल्कि कबीर महाजन खड़ा है। कबीर के कहे इन शब्दों का मतलब जैसे ही अरमान को समझ आया तो उसने अपना एक हाथ अपने माथे पर रखा जहां से खून निकल रहा था, और ये खून देखते ही अरमान के चेहरे का लहजा बदल गया। तो यहाँ कबीर के होंठों पर इतने दर्द में भी मुस्कान आ गई, और ये मुस्कान आती भी क्यों ना, आखिरकार उसने अरमान मलिक को जख्म दिया था। वहीं अरमान के होंठों के किनारे भी मुड़ गए और उसने अपनी उंगली से उस खून को झटकाया और अगले ही पल वहां से चला गया। उसके आदमी कबीर को झटककर छोड़ते हुए वहां से चले गए, जिस कारण जैसे ही उन्होंने कबीर का हाथ छोड़ा तो जख्म के मारे वो जमीन पर जा गिरा, और कबीर अपनी नफरत भरी आंखों से अरमान को जाता देखता रह गया। अंडस्को आयशा के कॉलेज की छुट्टी हो गई थी और अब सुबह की तुलना में उसका मूड भी अच्छा था। वो बहुत खुश थी कि वो बनारस जाने वाली है और इस बात को अरमान के साथ बांटने के लिए बेताब थी। आयशा उछलते हुए कॉलेज से बाहर आई तो गार्ड्स ने उसके पास आकर कहा, दिस वे मैम। उस गार्ड को देख आयशा को हैरानी हुई, सर नहीं आए? नो मैम, एक्चुअली उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए वो नहीं आ सके, गार्ड ने कहा। और ये सुन आयशा को शायद आमूमन बुरा ना लगता, लेकिन सुबह अरमान का किया बर्ताव और अब उसका ना आना, ये दोनों चीजें उसके दिल को खल गईं और पल भर में उसका चेहरा मुरझा गया। अंडस्को दूसरी तरफ रात गए लगभग 11 बज चुके थे
माया इस वक्त गुमसुम ड्रेसिंग के आगे बैठी थी। उसके हाथ उसके बालों में चल रहे थे लेकिन ध्यान तो कहीं और ही था। उसे रह रहकर अभय में साथ बिताए सुबह में वो पल याद आ रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला उसके इतने करीब आया क्यों। साथ ही रघु का ख्याल भी उसे सताए जा रहा था कि इस वक्त भला उसकी क्या हालत होगी। कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा बजा। ये आवाज सुन माया होश में आए और उठकर दरवाजा खोलने गई और जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही अचानक से सामने खड़े शख्स ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया और एक झटके में अपने पीछे उस दरवाजे को लगा दिया। तो वही माया जिसके कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गए थे, उसने जब अपनी नजरें उठाई तो सामने खड़े अभय को देख दंग रह गई। यहाँ अभय में कमरे का दरवाजा लगाया और उसके करीब बढ़ने लगा। वो इस वक्त गुस्से में लग रहा था जिसे देख माया के कदम अपने आप पीछे की ओर चल पड़े। आप कहा था ना 10 बजे दरवाजा खुला रखना, अभय ने बेहद ठंडी आवाज में कहा और उसके करीब बढ़ने लगा। हाँ हाँ दादी ठाकुर ने मना किया है आपसे मिलने के लिए, माया ने कांप रही लबों के साथ कहा और इसी के साथ उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। और अब बेचारी माया ने अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखा तो जाने का रास्ता नहीं बचा था। पीछे दीवार थी और आगे अभय। अब तो बस किनारे से होकर निकलने की जगह बची थी और इसी जगह का फायदा उठाकर माया जैसे ही वहां से निकलने को हुई उसी पल अभय पलक झपकते ही उसके करीब आया। उसने एक झटके में माया को कंधे पर टांग लिया। माया का दिल धक्का रह गया अभय की इस हरकत पर और चेहरा लाल। पर यह बस आग था, क्योंकि अगले ही पल अभय में उसे तुरंत आगे ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया और बेचारी माया के पसीने छूट गए उसकी इस हरकत को देख। लेकिन अभी तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी था, क्योंकि घबराती हुई माया को बेहद बहकी हुई निगाहों से देखते हुए अभय ने अपना कुर्ता निकाल दिया और इसी के साथ माया की नजरों के सामने आई अभय की सख्त छाती जिसकी मजबूती और कसाव देख माया ने अपना थूक निगल लिया। वहीं अभय उस कुर्ते को कमरे के एक कोने में फेंकते हुए माया के ऊपर आने को हुआ तो माया तुरंत दुबककर बेड के दूसरे कोने में भागने लगी, पर तभी अभय ने उसके पैरों को पकड़कर खींचकर उसे अपने पास सरका लिया और एक पल नहीं बीता कि अब वो उसके ऊपर आ चुका था। तो यहाँ माया के हिक्के बक्के छूट गए। ये क्या कर रहे हैं आप ठाकुर साहब? अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ ठाकुराइन, अभय ने कहा और उसके इस जवाब को सुन माया की आंखें फटी रह गई। किस काम की बात कर रहे हैं आप? माया ने स्तब्ध लहजे में कहा। वही काम जो ऐसों से अधूरा है। ये कहते ही अभय ने एक झटके में माया को पेट के बल पलट दिया और अपनी उंगलियों को उसकी कुर्ती की डोरी में उलझाकर उन्हें खोल दिया। माया की जान सूख गई। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, वो अचानक से चीख उठी, पर तभी अभय ने अपना दूसरा हाथ उसके होंठों पर जकड़ दिया। क्यों नहीं कर सकता मैं? कल तो तुम खुद मुझे इजाजत दे रही थी ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। लो, आ गया करीब। अभय ने उसकी कुर्ती से झांकती पीठ को अपनी उंगली से टटोलते हुए कहा। तो वही माया तो पागल हुई जा रही थी ये सोचकर कि भला अभय को हो क्या गया है। और तभी अचानक से अभय ने अपना हाथ आगे ले जाकर कुछ इंच माया की कमर पर बंधे प्लाजो के भीतर डाल दिया। शश शिश, और बस माया के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई। कितनी शौखी से खींचा है तुझे आगोश में, लगता है नफरत गुस्ताखी पर उतर आई है। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो और आगे के एपिसोड के लिए एक्साइटेड है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और ढेर सारा प्यार DHEY। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।